धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। SSN MIMT कॉलेज नरसिंहपुर मध्य प्रदेश एवं महाकौशल विज्ञान परिषद विज्ञान भारती द्वारा कोविड-19 के पश्चात भारत में विज्ञान एवं तकनीकी परिदृश्य पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में विभिन्न भूमिकाओं में संबद्ध परम सम्मानीय श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, मेरे मित्र और सुहृद, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, सम्मानित डॉक्टर अनिल कोठारी जी, डायरेक्टर जनरल MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी, डॉक्टर रविंद्र कुमार सोनी जी, जिनका विस्तृत व्याख्यान और विषय के सभी पक्षों को समाहित करता हुआ मैंने अभी सुना, इंजीनियर रुद्रेश तिवारी जी, डॉक्टर अशोक कुमार गर्ग जी, डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर SN राव जी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अमित राज सोनी जी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यगण और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी महानुभाव, प्रतिभागी के रूप में, श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में अथवा अन्य किसी भी रूप में, मेरा टेक्निकल स्टाफ, मिस्टर सुप्रिय, मिस्टर गौरव, मिस्टर गौतम एवं वे सभी जो किसी न किसी रूप में आज इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं। मुझे इससे प्रसन्नता है कि एक ऐसे विषय पर वेबिनार आयोजित है जिसके माध्यम से भविष्य की दिशा तय होनी है। आज की दशा क्या है और भविष्य की दिशा क्या होगी, यह गंभीर चिंतन, चिंता और विमर्श का विषय हो गया है और कई प्रकार से, कई दृष्टियों से इस पर हम सभी विचार भी व्यक्त कर रहे हैं और विचार मंथन भी कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर सोनी जी को, बहुत अच्छा लगा कि भविष्य में तकनीकी की क्या स्थिति होगी, परिदृश्य क्या होगा, उसके लगभग सभी पक्षों पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। इसके पहले भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं यहाँ अवश्य ही हुई होंगी। आज का जो भारत है वो एक विशेष दौर से गुजर रहा है जिसमें राष्ट्र के महानायक मोदी जी का एक नितांत महत्वपूर्ण संदेश है, संकल्प से सिद्धि की ओर। हमारा संकल्प है कि आने वाले विश्व में भारत दुनिया का महानतम राष्ट्र होगा और वहां तक पहुंचने के लिए तकनीकी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान की विविध विधाओं के माध्यम से हम अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करेंगे और यह सिद्धि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी होगी, सुरक्षा के क्षेत्र में भी होगी, सम्मान और अवसर की प्रचुरता के संदर्भ में भी होगी। हम कल की चर्चा करते हैं। इस युग को कलयुग कहा जाता है। कलयुग अर्थात कल पुर्जों का युग, जिसमें तकनीकी दक्षता ही मायने रखती है और किन कल पुर्जों के माध्यम से, तकनीकी उपागम से हम अपनी योजनाओं को यथार्थ के धरातल पर उतार सकेंगे, यही इस बात का द्योतक होता है। कलयुग का एक और भी अर्थ होता है आने वाले कल का युग। कल को हम बहुधा संभावना भरा मानते हैं। हम आज से संतुष्ट नहीं हो पाते, इसलिए ऐसा लगता है कि कल बेहतर ही होगा। तो कल युग के दो आशय हैं, कल पुर्जों का युग और बेहतर आने वाला दिन, ऐसा युग। इसी को मान करके हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। आज दुनिया जिस दौर में है इस पर निरंतर चर्चा भी होती है, लेख भी प्रकाशित होते हैं और वक्तव्य भी आते रहते हैं। मैं आज के कोविड-19 नामक अदृश्य विषाणु जनित परिस्थितियों पर चर्चा नहीं करने वाला। इस पर आप सभी ने सम्यक प्रकाश डाला होगा और नित्य ही इस पर चर्चा होती है। चलिए हम कोविड-19 के पश्चात भारत में विज्ञान एवं तकनीकी परिदृश्य क्या होगा, इस पर विचार करें। जहां तक विज्ञान का प्रश्न है, विशिष्ट ज्ञान अर्थात ज्ञान के क्षेत्र में जहां विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं
उसे विज्ञान कहते हैं। सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, सब कुछ प्रामाणिक होता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। और उस ट्रांसपेरेंट होने में, सिस्टमेटिक होने में, प्रामाणिक होने में एक मंतव्य होता है कि जो हम देख रहे हैं वह सत्य के धरातल पर सुदृढ़ है, अर्थात प्रमाण की कसौटी से कसा गया सत्य है। उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। आने वाले दिनों में भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है और इसीलिए जो विज्ञान है और तकनीकी है उस चिंतन को अपने साथ लेकर चलना है। विज्ञान को केवल हम प्रयोगशालाओं तक ही सीमित न माने। हर विश्वविद्यालय के पास लैब है, उस लैब में, प्रयोगशाला में हम विविध प्रकार के प्रयोग करते हैं, सत्य का अन्वेषण भी करते हैं, अनुशीलन भी करते हैं और आने वाली दुनिया को कुछ नया दे जाएं इसलिए अनुसंधान करते हैं और आविष्कार करते हैं। यह जो विज्ञान की प्रयोगशाला है केवल विश्वविद्यालयों में ही नहीं है। इस देश में जितने भी विज्ञान से संबंधित अनुसंधान शालाएं हैं वहां भी इस प्रकार के रिसर्च होते रहते हैं। अणु से लेकर और विराट तक पहुंचने की प्रक्रिया विज्ञान के माध्यम से तय होती है। पहले हमने देख लिया था कि अणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसकी एक संरचना है। फिर उसमें एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। फिर देख लिया था कि प्रोटॉन भी टूटेगा, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन बनेगा। इस तरह विज्ञान की दिशा निरंतर बढ़ती चली गई और हमने यहीं से बैठे बैठे ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य हैं उनका भेदन करने की कोशिश की। कहाँ यह जीव निवास कर सकता है, जितने और सौर मंडल के नक्षत्र हैं हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस पर भी हमने विचार किया और इसके लिए अपने साधन तैयार किया, वहां तक पहुंचने की कोशिश की। ये विज्ञान की दिशा है, कहाँ तक जाएगी इसका अनुमान करना कठिन है, लेकिन यह विधिवत ज्ञान है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है और इसका मूल ध्येय यही होता है कि मनुष्यता का कल्याण करें। वहां तक यह विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन जहां मानवता के संहार के लिए उपाय ढूंढे जाते हैं, जैसा हमारा एक पड़ोसी अहंकारी राष्ट्र करता है, तो वहां विज्ञान की दिशा थोड़ी भटक जाती है। हम भटकने वाली दिशा की चर्चा नहीं कर रहे। हमें यह देखना है कि आने वाले दिनों में विज्ञान और तकनीकी का परिदृश्य क्या होगा। कोविड-19 के चलते औद्योगिक आस्थान ठप पड़े हुए हैं। शिक्षण संस्थान की गतिविधियां जारी हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और यही क्षेत्र ऐसा है जहां गतिविधि अवरुद्ध नहीं हुई है। और जितने भी उपक्रम होते हैं मानव जीवन और विकास के, सब कहीं न कहीं बाधित हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम रुके हुए हैं, जो उत्सव हैं वह रुके हुए हैं, देवालयों में प्रवेश थोड़ा रुका हुआ है, आय, आजीविका और आवागमन के सभी अवसर कम से कम अवरुद्ध तो हो ही गए हैं, अवरुद्ध नहीं है तो बाधित तो हो ही गए। तो इस तरह पूरे विश्व में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे विभ्रम की स्थिति कहते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति कहते हैं, अस्त व्यस्तता की स्थिति कहते हैं। इससे उभरने के बाद हम एक नए समाज के बारे में सोचेंगे। आज हम अपने परिवार में हैं, परिवारिक जनों के साथ हैं, संबंधियों की चिंता करते हैं। आज की दुनिया भावना प्रधान दुनिया हो गई, संवेदना प्रधान दुनिया हो गई है। इसके पहले की जो दुनिया तकनीकी प्रधान थी, जिसमें भावना और संवेदना की गुंजाइश कम थी, लेकिन आज हम भावना परक हैं, संवेदना परक हैं। इसलिए भविष्य की जो रचना होगी उसमें भावना और संवेदना के लिए विशेष स्थान होगा। मनुष्य का रक्षण कैसे हो, हमारा जीवन कैसे बचे, और भविष्य में अगर कोई ऐसा ही विषाणु फिर प्रहार करता है तो उससे कैसे बचें, इसका उपाय करने के लिए ही विज्ञान और तकनीकी की भूमिका होगी। हमारे विश्वविद्यालय में एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट चल रहा है कि जिसमें एक ऐसी औषधि निर्मित की जाए, एक ऐसा कंपाउंड बनाया जाए जो किसी भी प्रकार के विषाणु को निष्प्रभावी कर सके। पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों में, दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। इसलिए अब आने वाले भारत में 3 बातें बहुत मायने रखेंगी, जिसकी ओर संकेत किया था अभी सोनी जी ने। मेक इन इंडिया,
मेड इन इंडिया और मेक बाय इंडिया। इसी को लेकर हमारा विज्ञान भी चलेगा और तकनीकी संस्थान भी चलेंगे। आज तकनीकी संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटी है, लेकिन इस दौर में जो परिस्थितियां तैयार हुई हैं, अब सभी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अनुपालन करेंगे, सबके अंदर वैज्ञानिकता का भाव होगा। हम अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाएं, अपना हाथ धोएं सैनिटाइजर से, यह सब करना अब आवश्यक होगा। इसलिए वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म, जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कहते हैं, इंटरनेट की दुनिया कहते हैं, इसकी उपादेयता बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ अब तकनीकी के क्षेत्र में वह बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जो साइबर हमले होते हैं, इससे कैसे बचा जाए। आपकी गोपनीयता विज्ञान कहीं भंग तो नहीं कर रहा है, इससे बचा जाए। मनुष्य बनाम मशीन की जो प्रतिस्पर्धा है, इसे कैसे बचा जाए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आजकल करने लगे हैं। इंटेलिजेंस तो प्राकृतिक है, मनुष्य के पास होता है। विज्ञान ने हमारे पास एक समानांतर ब्रेन दे दिया जिसे कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन हम अगर मशीन और कंप्यूटर पर ज्यादा निर्भर हो जाएंगे तो हमारी क्षमता क्रमशः घटती चली जाएगी। इसलिए क्षमता न घटे, इस पर हमें विचार करना होगा। आर्टिफिशियल ब्रेन पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी निर्भरता घटानी पड़ेगी। माना कि ड्रोन और रोबो का उपयोग बढ़ेगा सुरक्षा कारणों से, फिर भी ये सब मनुष्य नियंत्रित ही रहने चाहिए। किसी तरह से इन्हें अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने देना है। एक क्षेत्र में और विज्ञान का चिंतन होना है। आज हमारा संवाद जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रहा है, सैटेलाइट के माध्यम से हम सब जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। संभव है कि कुछ ऐसे भी देश जिन्होंने सैटेलाइट किलर तैयार किया हुआ है, पूरी दुनिया में इस संचार तंत्र को बाधित करने की कोशिश करें। इसलिए भविष्य के भारत में एक समानांतर संचार तंत्र की रचना करने की जरूरत पड़ेगी। यह विज्ञान का लक्ष्य होगा, धर्म भी होगा कि हम उसे तैयार करें। जरूरत इस बात की है कि आज की परिस्थिति में आय और आजीविका के अवसर से वंचित लोगों को हम ऐसे उद्योग दें जहां उन्हें स्थानीय अंचल पर ही, स्थानीय स्तर पर ही आजीविका के साधन मिल सके। उन्हें हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दें, इनोवेशन क्या है बताएं, स्टार्टअप कैसे होता है उन्हें बताएं। इसलिए हर अंचल में जो उत्पाद है उससे संबंधित उद्योग स्थापित होने चाहिए। माननीय मोदी जी का कथन, बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक द लोकल ग्लोबल, यह बहुत आवश्यक है आने वाले दिनों में विज्ञान और तकनीकी के लिए। हम जिस क्षेत्र में हैं, यह अरण्य क्षेत्र है, वनौषधियों से परिपूर्ण क्षेत्र है, वृक्षों से आच्छादित है, तो इसलिए यहाँ वनोपज से संबंधित उद्योग बन सकते हैं। इसलिए हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में उद्योग स्थापना का भविष्य बहुत अधिक है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उद्योग स्थापना का भविष्य बहुत है। हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अन्न उत्पादन कर रहे हैं। इसे विपणन के स्तर तक कैसे ले जाएं, इसका निर्यात किस तरह से हो, इसे दुनिया में कैसे पहुंचाएं, यह विचार का विषय है। साथ ही जो वनौषधियां हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ती है, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। जहां कहीं भी वनौषधियां हैं वहां उनसे संबंधित उद्योग लग सकते हैं और यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, ये उद्योग जगत के 3 नए क्षेत्र होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा निवेश होने वाला है। इससे हमें स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं मिल सकेंगी, अर्थात स्वास्थ्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावना सर्वाधिक रहेगी। कृषि के साथ ही साथ ऊर्जा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी तक हमारी निर्भरता डीजल और पेट्रोल पर ज़्यादा रही है, लेकिन अब वह दौर आ गया है कि हमें वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर विचार करना है। भारत फ्रांस मिलकर सोलर एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसको हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है ताकि कोई अन्यथा स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे पास पर निर्भरता की स्थिति न रहे, हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहें। एक क्षेत्र है न्यूक्लियर एनर्जी का।
प्रकृति ने हमें थोरियम का विशालतम भंडार दिया है और उससे भी हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं और आने वाले 4 या 5 वर्षों में हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर होंगे। न केवल आत्मनिर्भर होंगे अपितु इसका हम विपणन भी कर सकेंगे। एक देश में आय और आजीविका बढ़ाने के लिए उद्योग होते हैं तो संपन्नता बढ़ाने के लिए व्यापार और विपणन की स्थिति भी उत्पन्न होती है। यह तब होता है जब हम ऐसे क्षेत्रों में पूर्णतया समर्थ होते हैं। अभी हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीजें बाहर से आयात करते हैं। भविष्य के भारत में रक्षा संबंधी उद्योगों का विस्तार होगा और हम उस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। न केवल हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे, अभी भी सुरक्षित हैं, हमारी सुरक्षा पर कोई आंच नहीं उठा सकता, कोई आंख नहीं दिखा सकता। अपितु हम अपने मित्र राष्ट्रों को भी सुरक्षा की गारंटी देने की स्थिति में होंगे। इसलिए सुरक्षा संबंधी उद्योग हमारे यहाँ ज्यादा विस्तार पाएंगे। ज्यादा आजीविका मिलती है भारी उद्योग के क्षेत्र में। इसलिए इस बात से संबंधित और भी जो उत्पाद हैं हमारी सुख सुविधा के, उससे संबंधित क्षेत्रों में नए नए उद्योग लगेंगे और उसी में तकनीकी कौशल बढ़ाने की व्यवस्था होगी। आने वाले दिनों का जो भारत होगा वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की जो कंपनियां हैं वो आएंगी, पूंजी निवेश बढ़ेगा, आय और आजीविका के साधन निश्चय ही बढ़ेंगे। चर्चा हो रही थी, एक क्षेत्र हमारा है टूरिज्म का, इससे संबंधित भी तकनीकी है कि यहीं बैठे बैठे हम देख लें दुनिया में कौन से अच्छे टूरिस्ट प्लेसेज हैं। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां दुनिया के लोग आकर्षित होते हैं और उन्हें आकृष्ट होना चाहिए। हम उन्हें कैसे बताएं? टूरिस्ट प्लेसेज पर हमारे दुभाषिया हों या शिक्षा क्षेत्र से निकलेंगे, बहुभाषी होंगे तो उस क्षेत्र में भी रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर बढ़ेंगे। एक क्षेत्र है होटल उद्योग जिसकी चर्चा हुई, इसमें भी क्रमशः सुधार होना है, लेकिन मूल भाव जिसमें निवेश होना है, जिसके माध्यम से सारे वैज्ञानिक संस्थानों में प्रवेश होना है और इस निवेश प्रवेश के माध्यम से भारत को महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाना है, वह है शिक्षा का क्षेत्र, जिससे हम आप सभी जुड़े हुए हैं। अगर कोरोना का सबसे कम प्रभाव पड़ा है तो शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है। केवल इतना ही प्रभाव पड़ा है कि शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या इस समय नहीं है, वह दूर अपने घर परिवार में रहकर अध्ययन कर रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है जिसे वर्क फ्रॉम होम कहते हैं और लर्निंग फ्रॉम होम की भी एक संस्कृति है। आज घर बैठे सारे विद्यार्थी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपनी सारी संस्थाओं से कनेक्ट हो रहे हैं। अब हम रियल क्लासरूम की जगह पर वर्चुअल क्लासरूम का आश्रय लेंगे आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इससे रियल क्लासरूम का प्रभाव खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए तो लैब में आना होगा। हम वर्चुअल क्लासरूम से केवल विज्ञान की जो विविध विधाएं हैं हम वहां तक पहुंच नहीं बना सकते, सैद्धांतिक पक्ष रख सकते हैं, प्रयोग करते हुए दिखला सकते हैं, लेकिन प्रयोग में भागीदार बनाने के लिए क्लासरूम तक आना होगा। आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदलेंगी, हमारे विद्यार्थी क्लासरूम में आएंगे, लेकिन जो तकनीकी होगी वह वर्चुअल क्लासरूम की तकनीकी होगी। आप जहां भी बैठे हैं वहां से आप क्लासरूम में होंगे, क्योंकि यह संक्रमण अभी त्वरित समाप्त नहीं होने वाला है, धीरे धीरे निष्प्रभावी होगा। लेकिन जो प्रवृत्ति अमानुषिक वृत्ति के राष्ट्रों में है वह अभी थमने वाली नहीं है, जब तक उनके पास मानवीय चेतना जबरिया न डाली जाए। यह होने में थोड़ा समय लगेगा और फिर परिस्थितियां सामान्य होंगी, शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी होंगे और हमारा जो सरोकार है शिक्षण संस्थानों का विद्यार्थियों के संरक्षक लोगों के साथ, समाज में जितने भी लोग हैं, डॉक्टर, कृषक, इंजीनियर, औद्योगिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग, अधिवक्ता, पत्रकार, पंचायती संस्था से जुड़े हुए लोग, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, सबसे संवाद होगा। आज यह संवाद
डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रहा है। इसलिए विज्ञान एवं तकनीकी को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सेफ बनाना पड़ेगा कि इस पर केवल शुभ सामग्री रहे, ज्ञान की सामग्री रहे, जिससे हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार पर कोई आंच ना आए, इसका विस्तार भी हो, इसका प्रवाह भी हो। जो भारत के बारे में कहा जाता है कि हमारी सभ्यता संस्कृति के कारण ही हमारी जो व्यवस्था है उसे सनातन व्यवस्था कहा जाता है। हमारा जो धर्म है उसे सनातन कहा जाता है। एस धर्म सनातना, यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार से समन्वित है। हमारे यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण की बहुत सारी विधाएं हैं जिस पर अभी चर्चा हो रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षण संस्थानों के माध्यम से विज्ञान और तकनीकी परिदृश्य आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है और इससे जो ज्ञान की दुनिया है वहाँ हिंदुस्तान सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र होने वाला है। आइए हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, निरोग, सफल, समर्थ और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।